हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट टुडेज लीड कोड बाय वीकली कॉन्टेस्ट 115। तो सबसे पहले तो मेरे को ये कॉन्टेस्ट थोड़ा कम पसंद आया क्योंकि जो जो प्रॉब्लम्स की लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी मेरे को लग रहा है कि एक बार पढ़ने पे समझ नहीं आ रही थी, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन की भी। और जो फोर्थ प्रॉब्लम थी उसमें तो मतलब कंस्ट्रेंट्स बहुत अजीब थे। मैं आगे बताऊंगा सॉल्यूशन जब मैं इसका डिस्कस कर रहा हूँ फोर्थ वाले का कि क्यों मेरे को अजीब लगे। सो या लेट्स स्टार्ट विद ये प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है, मैं बता देता हूँ इजी लैंग्वेज में कि प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास है ना एक वर्ड्स की एरे गिवन है, ठीक है, वर्ड्स की एरे। अब उस वर्ड्स में क्या हो सकता है, दो तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। या तो तुम्हारे पास इंटीजर होंगे लाइक 1 2 3 4 इस तरीके के, ठीक है। या तुम्हारे पास क्या गिवन होगा, तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग गिवन होगी प्रिव, मतलब ऐसे ही कुछ इंटीजर्स होंगे, कुछ प्रिव हो सकता है, फिर यहाँ पे फिर से प्रिव आ सकता है, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें बस इतना बताना है कि जब भी तुम्हारे पास प्रिव होगा, है ना, तो तुम्हें अब तक जितने भी इंटीजर्स आ रखे हैं, जितने भी, जैसे यहाँ पे कितने इंटीजर्स आ रखे हैं, 4। और ये जो प्रिव है ना, ये तुम्हें देखना है कि ये अब तक हमारे पास प्रेफ कंटिन्यूस प्रेफ कितने आ चुके हैं, हमें वो भी कंसीडर करना है। तो समझो यहाँ पे अभी कितने कंटिन्यूस प्रेव आए हैं, यहाँ पे अभी केवल और केवल एक कंटिन्यूस प्रेव आया है। तो तुम्हें है ना, ये जो अब तक जितने भी इंटीजर्स आ चुके हैं, इनकी एरे को सीधा बस रिवर्स करना है, ठीक है। और ये अगर ये कंटिन्यूस प्रेफ कितने आ चुके हैं, एक, और तुम्हें अगर एक आया है तो तुम्हें एक पोजिशन वाला एलिमेंट बताना है। तो इस वाले केस में क्या होगा, 4, ठीक है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 के बाद क्या आएगा, 3 4, फिर ये प्रेफ, इस वाले प्रेफ का आंसर आ गया कितना, अपना 4। हमें हर प्रेफ का आंसर बताना है। फिर तुम्हारे पास आया 12, फिर तुम्हारे पास क्या आया 13। अब तुम्हें ये कंटिन्यूस कौन सा वाला प्रेव है, ये कंटिन्यूस मतलब अगर इसको देखें तो अभी कितने कंटिन्यूस प्रेव आ चुके हैं, अभी भी केवल एक ही है क्योंकि ये और ये तो ब्रेक हो चुके हैं 12 और 13 के चक्कर में, ठीक है। तो अब इसको भी रिवर्स करो और चेक करो कि फर्स्ट वाला एलिमेंट कौन सा है, क्योंकि ये फर्स्ट वाला प्रेव है, ठीक है, अगर कंटिन्यूस मैनर में देखा जाए तो इसका आंसर कितना होगा, 13। अब फिर क्या होगा, इस वाले प्रेव का देखते हैं। तो ये कंटिन्यूस में कौन सा है, ये 2 नंबर वाला प्रेव है, सेकंड वाला। तो तुम्हें ये जो जितनी भी नंबर्स की एरे आ रखी है ना, तुम्हें इसको रिवर्स करो, और रिवर्स करके तुम्हें क्या करना है, पीछे मतलब रिवर्स करके तुम्हें सेकंड वाला बताना है एलिमेंट क्या होगा, ठीक है। 4 3 2 1, तो इस वाले का आंसर कितना होगा, 12। एक और एग्जांपल बता देता हूँ मैं, जैसे कि जो इसमें गिवन है। हाँ, एक और चीज़ थी, अगर समझो कि तुम्हारे पास इस तरीके से पहले गिवन है 1 प्रेफ प्रेफ, तो इस वाले प्रेफ का आंसर 1 होगा, इस वाले प्रेफ का आंसर कितना होगा, -1, क्योंकि अब तक कितने हमारे जो इंटीजर्स हैं ना वो आ ही नहीं रखे हैं इतने, दो। ये तो सेकंड नंबर वाला प्रेव है ना, लेकिन दो तो इंटीजर्स ही नहीं आए हैं। तो अगर हमारा आंसर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो उस केस में क्या करना है, रिटर्न -1, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं जल्दी से, जैसे कि है 1 प्रेव 2 प्रेव प्रेव, इस वाले प्रेव का आंसर कितना होगा, 1, ठीक है। इस वाले प्रेव का आंसर कितना होगा, इस वाले का होगा 2, क्योंकि 1 2 आएंगे और जब इसको रिवर्स करेंगे 2 1, अब फर्स्ट वाला प्रेव तो 2। इस वाले प्रेव का आंसर कितना होगा, इस वाले का होगा हमारा 1, ठीक है। क्यों, 1 2 को रिवर्स किया 2 1, और ये कौन से सेकंड वाला प्रेव है तो सेकंड वाला, तो हमारा फाइनल आंसर कितना होगा, 1 2 1। तो हमें ऐसे बताना था। तो क्वेश्चन तो सिंपल ही है। तो इसमें हमें क्या करना है कि जब भी हम कोई भी एक और मैं एग्जाम्पल ये उठा लेता हूँ, प्रेफ प्रेफ प्रेफ। तो हमें बस ये चेक करना है कि जब भी हमारे पास कोई एक इंटीजर आ रहा होगा, उसको मैं क्या कर दूंगा, एक नई एरे बना लेता हूँ, एक नया वेक्टर बना लेता हूँ, उस वेक्टर में स्टोर करवा दूंगा मैं इसको, ठीक है। जैसे कि अगर मेरा 1 आया तो मैंने एक नया वेक्टर बनाया और उसमें केवल मैं इंटीजर्स, जितने भी मेरे इंटीजर्स हैं ना, उनको स्टोर कराता चलता हूँ। फिर जैसे ही मेरा प्रेव आया ना, तो मेरे को पीछे से उठाने एलिमेंट, तो मैं ये मेंटेन करते चलूँगा कि ये वाला जो प्रेव है ना, ये कौन से नंबर वाला कंटिन्यूस प्रेव है। उसके लिए तुम कुछ भी नहीं, एक काउंटर मेंटेन कर लो, जैसे एक काउंटर, जब भी तुम्हारा इंटीजर आए उस काउंटर को कितना कर दो, उस काउंटर को रिसेट करके कर दो 1 पे और 0 पे। और जब भी तुम्हारा प्रेव आए
तो काउंटर को क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। तो इससे क्या होगा कि अगर तुम काउंटर की वैल्यू यहाँ देखोगे, यहाँ पे रिसेट होगे 0 हो जाएगी, यहाँ पे भी 0 हो जाएगी। यहाँ पे देखोगे तो काउंटर की पिच प्रेफ में तुम प्लस प्लस कर रहे हो तो 1, यहाँ पे देखोगे तो 2, यहाँ पे देखोगे 3। अब यहाँ पे कोई इंटीजर आया होता तो यहाँ पे भी 0 कर देते हम, यहाँ पे भी 0 कर देते, और फिर यहाँ पे फिर से प्रेफ आया तो काउंटर की वैल्यू 1। इस तरीके से करते जाएंगे अपन, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं अपन कि अब हमें देखना है कि हमारे जब भी मैं प्रेफ पे आया तो मेरा काउंटर जो है ना, वो समझ लो मैं एक टेम्परेरी वेक्टर बना रहा हूँ, ठीक है, टेम्प, उसमें मैं स्टोर करते जा रहा हूँ जितने भी इंटीजर्स हैं। तो अगर काउंटर इज ग्रेटर देन टेम्प डॉट साइज हो गया तो ये सिंपल सी बात है कि आंसर कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता उस वाले केस में, नहीं कर सकता ना आंसर उस वाले केस में हमेशा -1 आएगा, क्योंकि रिवर्स करके भी तुम उस वाली पोजीशन पे पहुंच ही नहीं पाओगे। अदरवाइज तुम्हें क्या करना है, अदरवाइज तुम्हें बैक से एलिमेंट उठाना है, राइट, मतलब रिवर्स करके एलिमेंट उठाओ कुछ पोजीशन पे, मतलब वो उसका यही तो बात, इसका मतलब यही तो हुआ एग्जैक्टली कि पीछे से देखो तुम। तो हमें किस वाले इंडेक्स पे देखना है, हमें टेम्प के देखना है, टेम्प डॉट साइज माइनस काउंटर, इस वाली पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उठा के बस प्रिंट करा दो। जैसे कि जब यहाँ पे तुम देखोगे तो प्रेफ की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे 1 आई, तो इसमें तुम देखोगे टेम्प में हमारा जैसे 1 2 स्टोर हो रखा है, तो टेम्प डॉट साइज कितना हो गया यहाँ पे 2, तो 2 माइनस हमें काउंटर क्या 1, तो 1 इंडेक्स वाला हमने प्रिंट करवा दिया। अगर फिर से प्रेफ आया तो हमारा क्या हो जाएगा, काउंटर जो है हमारा 2 हो जाएगा, और प्रेफ सॉरी और जो टेम्प का साइज है वो 2 है, तो 2 माइनस 2 वो कितना हो जाएगा अपना 0, ठीक है। तो ये वाला प्रिंट करा दिया हमने। तो बस ये प्रिंट कराते चलो, मतलब स्टोर करते चलो, एंड में रिटर्न करना है, ठीक है। तो अब मैं इसका कोड दिखा देता हूँ। तो ये जैसे मैंने बताया कि ये टेम्परेरी वेक्टर है, आंसर में हम सबका स्टोर करके प्रेफ का आंसर रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये बस मैंने चेक किया, अगर प्रेफ है तो बेसिकली उसका जो मतलब वो पी से स्टार्ट होती होगी अपनी स्ट्रिंग, तो उस वाले केस में मैं क्या करते जा रहा हूँ, काउंटर प्लस प्लस, ठीक है। एल्स में अपने काउंटर में रिसेट कर रहा हूँ 0 पे, और टेम्परेरी वेक्टर में मैं क्या स्टोर कर लेता हूँ, मैं स्टोर कर लेता हूँ अपने इंटीजर को, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग में गिवन है तो stoi फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग टू इंटीजर, ठीक है। बस तो अगर काउंटर नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी इंटीजर वो प्रेफ जो है तुम्हारा प्रेफ आया होगा, प्रेफ आया होगा, हाँ स्ट्रिंग जो है। अगर तुम्हारा, क्योंकि अगर तुम्हारा इंटीजर आया होगा तो उस केस में काउंटर 0 हो जाएगा। तो अगर तुम्हारा काउंटर नॉन जीरो है तो तुम्हें चेक करना है काउंटर अगर ग्रेटर देन टेम्प डॉट साइज है, तो उस वाले केस में तुम्हारा आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, ठीक है, आंसर डॉट पुश बैक -1। एल्स में तुम्हें क्या करना है, आंसर डॉट पुश बैक पीछे से टेम्प के पीछे से बस स्टोर कर दो, टेम्प डॉट साइज माइनस काउंटर, दैट्स इट, एंड में रिटर्न आंसर, ठीक है। अब बी वाली प्रॉब्लम थी वो तो बहुत ज़्यादा इजी प्रॉब्लम थी, वो अपनी पोजीशन के हिसाब से मेरे को सूटेबल नहीं लग रही थी। बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। तो सिंपल हमें क्या गिवन है कि एक सेकेंड, मैं समझा देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। तो सिंपल हमें है ना, एक दे रखे हैं हमें दो, मतलब समझ लो एरे दे रखे हैं, एक वर्ड्स की और एक ग्रुप की, ठीक है। तो जो वर्ड्स हैं वो क्या है हमारे, जैसे कि समझो कि वर्ड्स कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल ही उठाते हैं अपन, EAB, ठीक है। ये समझ लो एक स्ट्रिंग है, दूसरी स्ट्रिंग है, तीसरी स्ट्रिंग है, तो हमें वर्ड्स कुछ ऐसे रखें। ग्रुप क्या, अब ये जो ग्रुप है ना, हर किसी का ग्रुप या तो 0 होगा या 1 होगा, ये 0 होगा या 1 होगा, 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। तो हमारे जैसे एग्जांपल में दे रखे हैं हमें 0 0 1। अब तुम्हें क्या करना है कि ऐसा लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस सेलेक्ट करना है जिसमें से कि हर ऑल्टरनेट, अगर तुम हर ऑल्टरनेट ग्रुप देखो ना तो वो इक्वल नहीं हो कभी, मतलब कि जो 0, अगर हम एक ऐसा सब सीक्वेंस हमें सिलेक्ट करना है कि अगर 0 हो, ठीक है, पहली वाली वैल्यू, तो अगली वाली वैल्यू 1 हो, 0 नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब हर ऑल्टरनेट का ग्रुप चेंज होना चाहिए, ऐसा सब सीक्वेंस सेलेक्ट करना है। सब सीक्वेंस नहीं पता हो तो हमें एक एक करके कुछ कुछ मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडिसेस में ही एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं, उसे बोलते हैं हम सब सीक्वेंस। तो 0 अगर हमारा ग्रुप आ गया तो फिर हम 1 ले सकते हैं, फिर उसके बाद 0 ले सकते हैं, फिर 1 ले सकते हैं, ठीक है।
अगर हमारा 1 आया तो 1 के बाद 0, फिर 1, फिर 0, तो ऐसे हम ग्रुप्स बना सकते हैं। तो तुम्हें बताना है कि तुम लॉन्गेस्ट ऐसा कौन सा सबसिक्वेंस सेलेक्ट कर सकते हो, बस वही बताना है। और तुम्हें क्या करना है, वो स्ट्रिंग्स उठा के बस रिटर्न करनी है। स्ट्रिंग्स उठा के मतलब जैसे कि अगर यहाँ पे हम 0 ले रहे हैं तो फिर मैं 0 नहीं ले सकता, फिर मैं 1 ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये कितना लॉन्गेस्ट सब सिक्वेंस हुआ, 2, और इनकी बस स्ट्रिंग और स्टोर कर लेनी है। पहले वाले की ई है, दूसरे वाले की बी, तो बस हमें रिटर्न क्या करना है, ई एंड बी एक वेक्टर में स्टोर करके, दैट्स इट। अगर ये वाला देखो 1 0 1 1 है, ठीक है, तो फिर क्या करोगे, पहले 1 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है, फिर तुम 1 ले ही नहीं सकते हो, तो बस। और इनकी स्ट्रिंग्स भी स्टोर कराती चलो, ए बी सी, तो एंड में रिटर्न क्या करना है, ए बी सी, इसका वेक्टर रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खुद देखो कि मतलब कितना इजी है कि अगर हमारे पास कुछ भी ग्रुप्स हों, ग्रुप का वेक्टर कुछ भी हो, ठीक है, अगर मैं यहाँ से पहले 1 उठाता हूँ, ठीक है, फिर मैं 0 उठा सकता हूँ, फिर मैं 1 उठा सकता हूँ, फिर मैं 0 उठा सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे करके मैं हर बार मेरी जितने भी वो है ना, वो ऑल्टरनेट होने चाहिए। तो यहाँ इस वाले केस में मैं सारे के सारे ग्रुप्स को उठा सकता हूँ, उनकी स्ट्रिंग सबकी स्टोर करके रिटर्न कर दूंगा। लेकिन अगर ऐसे ऐसे होता ये कुछ, तो तुम क्या कर सकते थे, तुम्हें अगर लॉन्गेस्ट बनाना है तो तुम स्टार्टिंग से स्टार्ट करो ना, 1। अब तुम ऑल्टरनेट देखो, ये आ गया 0। अब तुम 0 पे गए, 0 तुम ले नहीं सकते, फिर तुम 0 पे गए, 0 ले नहीं सकते, फिर तुम 1 पे गए, 1 ले लो, फिर तुम क्या, जो तुम्हारा है 1 लास्ट वाले 1 के बराबर है ना, तो तुम नहीं उठा सकते, फिर तुम 0 पे आए तो फिर 0 उठा लिया, फिर तुम 0 नहीं उठा सकते, तो 1 0 1 0 इनकी बस स्ट्रिंग स्टोर करके रिटर्न कर दो। तो कुछ भी नहीं है इसमें, बस हमें लास्ट का देखना है कि लास्ट का अनइक्वल होना चाहिए, जो भी हमने लास्ट में उठाया, और वो हम उठाते चलेंगे और बस सबका आंसर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो हमने लास्ट में क्या, मतलब ये समझ लो मैंने लास्ट में क्या ग्रुप उठाया, ये वो मैं इस वाले एलिमेंट में मेंटेन कर लेता हूँ लास्ट में, ठीक है। और आंसर में मैं वो मेंटेन कर लेता हूँ कि जो मैं फाइनल रिटर्न कर रहा हूँ। तो अभी मैं अपने करंट ग्रुप को देखता हूँ, अगर वो लास्ट के इक्वल नहीं है तो मैं लास्ट को क्या कर दूंगा, अपने करंट वाले ग्रुप के बराबर, और आंसर डॉट पुश बैकवर्ड, सही, खत्म, रिटर्न आंसर। तो इससे मेरा लास्ट भी अपग्रेड होते जाएगा और मेरा आंसर भी पुश होते चलेगा, ठीक है। अब जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन बेसिकली सेकंड वाले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या करना है, जब तुम वर्ड्स को कंसीडर, अभी हम केवल ग्रुप्स के बेस पे देख रहे थे, अब हम वर्ड्स के बेस पे भी देखेंगे कि तुम्हारा ग्रुप तो डिफरेंट होना ही चाहिए, मतलब लास्ट वाले से, ठीक है। तुम्हारा एक सेकंड देना मेरे को। तो ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रुप जो है वो 0 1 ही हो सकते हैं ना, हाँ, यहाँ पे 0 1 हो सकते हैं, और यहाँ पे 0 1 नहीं हो सकते, यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं इंटीजर, ठीक है, जैसे 1 2 दे रखा है यहाँ पे। तो तुम्हें ग्रुप्स तो डिफरेंट होने चाहिए, साथ में तुम्हारा क्या होना चाहिए, जैसे ही तुम वर्ड्स को देख रहे हो ना, मतलब जैसे कि तुमने लास्ट वाला कोई भी वर्ड उठाया और कोई भी तुम्हारा ग्रुप था, जब तुम नेक्स्ट वाले पे आ रहे होगे, सब सिक्वेंस में कंसीडर कर रहे होगे, तो जो नेक्स्ट वाला जो ग्रुप है ना, वो पिछले वाले ग्रुप से तो चेंज होनी ही चाहिए। साथ में तुम्हारी जो करंट वाली स्ट्रिंग है ना वर्ड्स की, वो तुम्हारी पिछली वाली जो वर्ड्स की, जो तुमने वर्ड उठाया होगा उसकी स्ट्रिंग का क्या होनी चाहिए, मतलब उनके बीच का हैमिंग डिस्टेंस 1 होना चाहिए। मैं एग्जांपल की हेल्प से ही बताता हूँ इसको, उससे काफ़ी इजी हो जाएगा समझना। जैसे कि तुम्हारे पास समझो वर्ड्स कुछ ऐसे गिवन है, BAB DAB CAB, ठीक है, और ग्रुप तुम्हारे ऐसे गिवन है। तुम सबसे पहले उठाते हो, जैसे BAB उठा लिया तुमने, ठीक है, समझो BAB उठा लिया हमने। अब मैंने देखा कि मैं DAB जो है ना, वो BAB के संग केवल तभी उठा सकता हूँ जब मेरा ग्रुप जो है ना वो डिफरेंट हो, वो हम पहले भी देख रहे थे। तो 1 2 से डिफरेंट है, बिल्कुल उठा सकता हूँ मैं। और साथ ही साथ में है ना, ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इनके बीच का हैमिंग डिस्टेंस 1 होना चाहिए। हैमिंग डिस्टेंस बेसिकली होता है कि जितनी जगहों पे वो अनइक्वल हो रही हो दो स्ट्रिंग, मतलब जितनी भी इंडिसेस पे दोनों की स्ट्रिंग की लेंथ एक तो बराबर होनी चाहिए, जैसे ये 3 है ये भी 3 है, और साथ में ऐसा होना चाहिए कि नंबर ऑफ अनइक्वल इंडिसेस जो होने चाहिए ना, अनइक्वल इंडिसेस पे जो कैरेक्टर्स, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत तरीके से बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ वो बतानी है मेरे को पोजीशंस जहाँ पे इन दोनों के कैरेक्टर जो है वो मैच नहीं हो रहे हो,
तो वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो BAB और DAB को देखो तो यहाँ पे केवल ये वाला जो पोजीशन है उस पर कैरेक्टर इक्वल नहीं है, बाकी दोनों पे क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों के बीच हैमिंग डिस्टेंस कितना है, 1 है। इन दोनों के बीच हैमिंग डिस्टेंस कितना है, 1 है। इन दोनों के बीच हैमिंग डिस्टेंस कितना है, 1 है। तो तुम सबसिक्वेंस कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर तुमने केवल BAB चूज़ किया फिर DAB चूज़ कर लिया, ठीक है, ठीक है, ये वाला हो गया तुम्हारा। अब तुम चेक उठाते हो CAB, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। अगर तुम CAB भी उठाना चाहते हो तो ये दोनों कभी नहीं कर सकते ना, क्योंकि इन दोनों का क्या है, ग्रुप सेम है। तो इन दोनों के बीच का हैमिंग डिस्टेंस सेम हो गया, मतलब 1 हो गया, सॉरी। तो तुम ये दोनों तो उठा सकते हो, ये नहीं उठा सकते क्योंकि हैमिंग डिस्टेंस तो 1 है, लेकिन क्या है, ग्रुप जो है वो सेम हो जाएगा। अगर तुम BAB CAB उठाते हो तो भी तुम्हारी लेंथ कितनी आएगी, 2। तो तुम्हारा मैक्सिमम आंसर कितना हो सकता है, 2 ही हो सकता है। बस हमें आंसर क्या बताना है, BAB और या तो DAB जोड़ दो या BAB और CAB, तुम कोई भी आंसर दे सकते हो 2 लेंथ का, ठीक है। एक और उठा लेते हैं एग्जाम्पल, ABCD उठाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। इन दोनों के बीच का हैमिंग डिस्टेंस कितना है, 1। सबके बीच का एक लेंथ के कैरेक्टर हैं, एक लेंथ की स्ट्रिंग्स है सबकी सब, तो सबके बीच का हैमिंग डिस्टेंस कितना है, 1 ही है, क्योंकि सारे अनइक्वल है, ग्रुप्स भी सारे अनइक्वल हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो सारा का सारा सब सिक्वेंस उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये ईजी हो गया। अब समझ लो कि अब इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन पे मूव करते हैं कि क्या सॉल्यूशन होगा। तो मैं ऐसे समझ लो तुम्हारे पास वर्ड्स है 1 W1 W2 W3 W4 W5। तुम किसी भी वर्ड पे जब हो ना, तुम किसी भी वर्ड पे हो तो पहले, हाँ, एक इससे पहले मैं कंस्ट्रेंट्स बता देता हूँ। जो n है वो 10⁻³ तक जा सकता है, मतलब वर्ड्स की लेंथ और ग्रुप्स की लेंथ, और जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो केवल 10 तक जा सकती है, ठीक है। तो अब एक चीज़ समझो कि अगर तुम किसी भी वर्ड पे हो तो तुम क्या सोच रहे होगे कि यार या तो मैं है ना इस वाले वर्ड के बाद आ रहा हूँ, मतलब समझ लो कि तुम्हारा सबसिक्वेंस कुछ भी बनता है, सबसिक्वेंस तुम्हारा कुछ भी बनता है, तो वो इस तरीके से है, पहले W1 आया, W3 आया, फिर W4 आया, ठीक है। तो जब तुम W4 को चेक कर रहे होगे तो तुम चेक करोगे क्या मैं W3 के बाद लग सकता हूँ, क्या इन दोनों का ग्रुप डिफरेंट है, क्या इस वाले इन दोनों वर्ड्स का जो है वो ग्रुप डिफरेंट है, साथ ही साथ में इन दोनों के बीच का हैमिंग डिस्टेंस अगर 1 हुआ तो W4 W3 के आगे लग सकता है। सिमिलरली हम W4 W2 का चेक करेंगे, W4 W1 का चेक करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जिससे भी मेरा लॉन्गेस्ट आ रहा होगा ना, मतलब जिससे भी मेरा लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस आ रहा होगा, मैं W4 को बस वहीं पे लगा दूंगा, मतलब जिससे भी W1 W2 W3 अब तक जिसका भी सबसे मैक्सिमम सबसिक्वेंस हुआ होगा, मैं W4 को उसके पीछे जोड़ दूंगा, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं एक बार बताता हूँ, जैसे BAB, यही वाला एग्जांपल, DAB CAB, ठीक है। तो ये W4 है, ऐसे ही मैं फिर W5 पे आऊँगा, तो यहाँ पे मेरा W4 का है ना एक सबसिक्वेंस, ऐसा सबसिक्वेंस मैं बना दूंगा जिसके एंड में क्या है, W4 आता हो। ऐसे ही मैं हर एक इंडेक्स के लिए मेंटेन करके रखूंगा W3 जिस पे एंड में होता हो, जिसमें W2 एंड में होता हो वो सबसिक्वेंस, जिसमें W1 एंड में होता हो वो वाला सबसिक्वेंस। अब मैं जैसे ही W5 पे आया तो मैं चेक करूंगा क्या मैं W4 पे एंड होने वाले सबसिक्वेंस के पीछे लग सकता हूँ, W3, ऐसे क्या मैं W2 के पीछे, क्या मैं W1 के पीछे, जिनके भी मैं पीछे लग सकता हूँ। अगर समझो इसकी लेंथ 3 होती, इसकी 2 ही होती, इसकी समझो 2 होती, इसकी 1 होती, तो इसमें क्या मतलब कह सकता हूँ कि मैं किसके पीछे लगाना चाहूँगा W5 को, हमेशा 3 लेंथ वाले के पीछे। क्यों? क्योंकि अगर 2 वाले के पीछे लगाओगे तो तुम्हारी लेंथ छोटी आएगी ना, जिसमें W5 छोटा है, मतलब जिसमें W5 एंड में होगा, तो तुम किस में लगाओगे, हमेशा 3 वाली के पीछे लगाओगे, और W5 की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे मैं BAB को कंसीडर करता हूँ, इनिशियली इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि इसके पीछे कोई है ही नहीं। DAB का मैंने चेक किया, क्या इसका ग्रुप इससे डिफरेंट है, बिल्कुल है। क्या ये इसके पीछे लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। तो ये जो सबसिक्वेंस यहाँ तक बन रहा था BAB, अब कितना बन गया, BAB और DAB, क्योंकि ग्रुप भी डिफरेंट है और हमारी जो मतलब ये है इन दोनों के बीच का हैमिंग डिस्टेंस भी 1 है। फिर मैं इस पे चेक किया और इस पे चेक किया कि जिस पे इस पे एंड होता हो और जो इस पे एंड होते हो सबसिक्वेंस, इस पे एंड होने वाला सबसिक्वेंस है BAB, लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस की बात कर रहा हूँ मैं। इस पे एंड होने वाले का क्या है, BAB DAB, मतलब एंड में DAB है। तो क्या इन दोनों का ग्रुप डिफरेंट है, नहीं है, तो उस वाले केस में मैं इसके संग जोड़ ही नहीं सकता। क्या इन दोनों का जो ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट है, हाँ है। क्या ये दोनों के बीच का हैमिंग डिस्टेंस 1 है, बिल्कुल।
तो इस वाले केस में क्या आएगा, बी ए बी और सी ए बी। तो ऐसे ही मैं सबका लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस निकाल सकता हूँ और मेरे को वही रिटर्न करना है। तो इस वाले केस में कितना होगा, इन दोनों में से कोई भी रिटर्न कर दो, ठीक है, और लेंथ हमारी कितनी होगी 2। आई होप समझ आ गया होगा क्वेश्चन, और मतलब इसके अप्रोच जो है सॉल्यूशन पे ही मूव करते हैं अब इसके डायरेक्ट, मतलब सॉरी कोड पे। तो इसका कोड देखो, सबसे पहले इसमें मैंने क्या किया कि जैसे ही मैंने अभी जैसे तुमको बताया कि मैं सबसे लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस हर किसी का मेंटेन करूँगा, तो इसको मैंने एक नई वो बना दी, एक एरे ऑफ वेक्टर बना दी। तो इसमें क्या है, मैं हर एक इंडेक्स पे मैं अपना वेक्टर मेंटेन करते चलूँगा। वो क्या होता होगा मेरा, वो बता रहा होगा मेरा जितना भी लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस मेरा अब तक बन रहा होगा। तो अगर या तो तुम क्या कर सकते हो कि जो तुम अभी सबसिक्वेंस एक सेकंड में तुमको इसके हेल्प से बताता हूँ कि अगर सोचो तुम्हारे पीछे कोई है नहीं, मतलब समझो बी ए बी के पीछे कोई भी नहीं है, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन क्या है कि तुम खुद ही एक लेंथ का सबसिक्वेंस बना लो, जैसे कि बी ए बी। ऐसे अगर सोचो मैं डी ए बी का ये भी तो कंसीडर कर सकता हूँ, अगर डी ए बी का कोई होता नहीं पीछे, यहाँ पे तो बी ए बी हो रहा है, अगर यहाँ पे होता ऐसे समझो कि बी बी डी होता, तो उस वाले केस में इसका भी कुछ नहीं होता, तो उस वाले केस में हम डी ए बी लेंथ का बना देते, मतलब डी ए बी एक लेंथ का बना देते हैं जो सबसिक्वेंस है, ठीक है। तो ये बस ये वाला जो कोड मैंने पार्ट लिखा है ये उसी को बताने के लिए है कि इनिशियली मैंने क्या कर दिया कि मैं समझ रहा हूँ कि कोई है ही नहीं मेरे पीछे जो कि जिसका हैमिंग डिस्टेंस 1 है, मैंने एक वेक्टर सबसिक्वेंस को किसके बराबर बना दिया, अपने करंट वाले वर्ड के बराबर। फिर मैं यहाँ से पीछे गया, ठीक है, मैं लूप लगा दिया ऑफ एन स्क्वायर में, और मैंने चेक किया कि अगर डब्ल्यू जे का साइज जो है वो डब्ल्यू आई के साइज के बराबर हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये, और साथ ही साथ में इन दोनों का ग्रुप जो है वो अनइक्वल हो। तो फिर मैंने चेक करा कि कितनी पोजीशंस पे ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये मैंने पोजीशंस पे चेक किया, काउंटर 1 में स्टोर करी वैल्यू, अगर काउंटर 1 की वैल्यू 1 आई, मतलब इन दोनों के बीच का हैमिंग डिस्टेंस 1 है। फिर मैं चेक करता हूँ कि जो मेरा ए जे का साइज है ना, इसका मतलब क्या है, जो मेरे पिछले वाले सबसिक्वेंस जिस पे जे वाले इंडेक्स पे एंड हो रहा होगा उसका जो साइज है वो, मतलब मैं आंसर 1 में मैक्सिमम स्टोर करके रखता हूँ कि मतलब मेरे जो जितने भी पिछले वाले सबसिक्वेंस आए होंगे उनका आंसर क्या होगा मैक्सिमम, क्योंकि मैं मैक्सिमम वाले के संग ही जोड़ूंगा, राइट। तो मैंने आंसर 1 में वो स्टोर करके रख लिया, ठीक है, और उस वाले पर्टिकुलर पोजीशन का, जे वाले की पोजीशन का मैंने इंडेक्स भी स्टोर करके रख लिया, जैसे इंडेक्स यहाँ पे कितना है जे, अगर इस वाली कंडीशन में। फिर एंड में मैं बस चेक करता हूँ, इंडेक्स की वैल्यू मैंने इनिशियली -1 से इनिशियलाइज करी थी, कि अगर मेरे को कोई भी एक ऐसा मिला, मतलब जिसका हैमिंग डिस्टेंस 1 है, जिसके संग में जोड़ सकता हूँ, जिसका ग्रुप डिफरेंट हो, तो उस वाले केस में मैं क्या करूँगा, जो अपने करंट सबसिक्वेंस है उसको मैं कर देता हूँ पहले जो मेरा पिछला वाला जिसके संग अभी इंडेक्स पे आया होगा ना, जो लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस आया होगा उसके बराबर रख दो, साथ ही साथ में उसमें क्या कर दो, अपना करंट वाला जो वर्ड है वो इंसर्ट कर दो। तो अब हमारा आंसर 1 जो वो कितना हो जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, मतलब पिछले वाले सबसिक्वेंस की लेंथ अगर x थी तो अब कितना हो जाएगा, x+1 आंसर 1 में हम क्या स्टोर कर रहे थे, जो मैक्सिमम लेंथ वाला सबसिक्वेंस है पिछला। तो आंसर 1 अभी हमारा करंट वाले का सबसिक्वेंस की लेंथ कितनी हो जाएगी, आंसर 1 प्लस प्लस। और ये मैं क्या करता हूँ कि एक आंसर और ले लिया मैंने बाहर और एक फाइनल इंडेक्स मेंटेन कर लिया, ठीक है। तो ये मैंने चेक किया, अगर मेरा जो आंसर है ना, जो मेरा आंसर 1 है, जो मेरा अभी करंट आंसर आ रहा है, वो मेरे जो आंसर से बड़ा है, आंसर क्या है जो मेरा बिल्कुल फाइनल एंड में जो हम आंसर निकाल रहे हैं, और उस ये फाइनल इंडेक्स है उस वाले पर्टिकुलर सबसिक्वेंस का जिस पे एंड हो रहा होगा बेसिकली, राइट, जिस पे एंड हो रहा होगा वो वाला इंडेक्स। और आंसर तो हम क्या कर देंगे कि अगर समझो कि आंसर 1 मेरा जो सबसिक्वेंस है जो अभी मेरे करंट इंडेक्स आई पे एंड हो रहा है, अगर वो ग्रेटर देन आंसर है तो मैं आंसर को कर देता हूँ आंसर 1 के बराबर और फाइनल इंडेक्स को कर देता हूँ आई। फाइनल इंडेक्स बेसिकली शो कर रहा होगा कि इस इंडेक्स पे एंड होने वाला सबसिक्वेंस मेरा सबसे बड़ा है, तो बस मैं वही मेंटेन कर रहा हूँ, आंसर में उसकी लेंथ और फाइनल इंडेक्स में उसका इंडेक्स, और एंड में रिटर्न क्या कर देंगे, ए फाइनल इंडेक्स, ठीक है। तो अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, उसका मैं रीज़न भी बताऊंगा ऐसा क्यों था। तो है ना, इस वाले क्वेश्चन में मैं तो मैं इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ पहले तो,
कि मतलब क्वेश्चन है क्या और हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि तुम्हारे पास है ना, तुम्हारा एक एरे गिवन है, ठीक है, एक एरे गिवन है, उसमें काफ़ी सारे नंबर हो सकते हैं, 1 2 2 3 3 4 4 5 5। अब तुम्हें है ना, इसमें से तुम सोचो कि इसमें से तुम कोई भी एलिमेंट्स उठाते हो, कितने भी तुम्हारी मर्जी के अकॉर्डिंग एलिमेंट उठा लो, जो भी उठा लो। तो तुमने 2 2 उठाए, एक 3 उठाया, ठीक है, और तुमने एक 4 उठाया। तो ये जो तुमने एलिमेंट उठाया ना, इसका सम निकालो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो तुम्हें बस बताने हैं कि तुम कितने ऐसे सेट उठा सकते हो, कितने ऐसे वेज हैं जिसमें तुम एलिमेंट उठा सकते हो अपने एलिमेंट्स को, कि तुम्हारा जो सम है वो एल से आर के बीच में आ रहा हो। ठीक है, हमें एक एल आर गिवन है, उसके बीच में आ रहा हो, एल से आर के बीच में जो हमारा सम है। ठीक है, तो कितने ऐसे तरीके से हम उठा सकते हैं। और एक चीज़ इसमें नोट करने वाली है, जैसे समझो यहाँ पे हमारा 12 बन रहा है। सोचो मेरे को 12 के ही निकालने की, मतलब कितने ऐसे वेज हैं जिसमें मेरा जो सम है वो 12 बन रहा है। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर तुमने 3 ऐसे उठाया, सोचो 1 2 2 3 4 उठाया तुमने, ठीक है। अब ये हो सकता है कि तुमने ये वाला 3 उठाया हो। अब एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि 1 2 2 उठाया हो और फिर 3 ये वाला उठाया हो, ना कि ये वाला। तो उस वाले केस में भी 1 2 2 3 4 बनेगा। लेकिन इन दोनों केसेस को है ना, हमें सेपरेटली डील नहीं करना, मतलब इनको केवल एक ही केस मान के चलना है। ये दोनों क्या है, एक ही केस है। इसका मतलब तरीका दो नहीं, केवल कितना है, एक। इन दोनों को एक ही वे कंसीडर करना है, क्योंकि इनको जब तुम सॉर्ट करोगे 1 2 2 3 4 को, तो ये क्या है, आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो इस तरीके से तुम्हें डिफरेंट वेज बताने हैं जिससे तुम्हारा जो सम है वो एल से आर के बीच में आए। ठीक है, तो ये बताना था हमें। अब इस वाले क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स जो है वो 2 × 10⁴ तक है। ठीक है, तो तुम सोच सकते हो कि तुम O ऑफ n स्क्वायर तक लगा सकते हो अप्रोच। ठीक है, मतलब O ऑफ n log n, O ऑफ n, मतलब मैक्स टू मैक्स O ऑफ n स्क्वायर तक चल सकती है अप्रोच। तो इसका आंसर O ऑफ n स्क्वायर का ही था। तो उसमें हम पता है क्या कर सकते हैं कि देखो, अगर तुम्हारे पास शुरुआत पास जो है रहना हुआ ऐसे गिवन है 1 2 3 4, इस तरीके से एलिमेंट्स हैं उसमें। ठीक है, हमें पता है क्या है जिसमें वर्ड्स, मतलब जिसमें जो इंटीजर्स हैं इस तरीके से गिवन है। पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहे हैं। तो तुम क्या कर सकते हो कि अगर तुम कुछ भी नहीं उठाते हो, समझो है ना, तुम कुछ भी एलिमेंट नहीं उठाते हो, तो तुम्हारा सम कितना होगा, 0। तो 0 बनाने के कितने तरीके हैं, केवल एक, कि तुम कुछ भी ना उठाओ। तुम 1 पे आते हो, तो 1 बनाने के कितने तरीके हैं तुम्हारे पास। 1 बनाने के सिंपल एक तरीका है कि 1 ही उठाऊं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। तो 1 के बनाने के तरीके मेरे पास आए 1। अब आया मेरे पास 2। अगर मैं 2 को कंसीडर करता हूँ तो 2 हो सकता है कि जो अभी तक मैंने 0 सम निकाला ना, या तो उसके संग जुड़ जाए, तो मिलके कितना बन जाएगा 2, या तो 2 जो है वो 1 के संग आके जुड़ जाए। तो उस वाले केस में मेरा सम कितना हो जाएगा, 3। इतनी बात समझ आई। तो 2 बनाने के कितने तरीके हैं अभी मेरे पास, एक, या तो अकेला आ जाए। इसका मतलब क्या है, तुम यहाँ से तो देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो कि 0 के संग आके जुड़े। और 0 बनाने के कितने तरीके हैं, 1। तो यहाँ पे आ गया 1। और 2 जो है वो किसके संग आ जाए, 1 के संग जुड़ जाए। 1 वाला जो सम है ना उसमें आके जुड़ जाए। तो 1 को बनाने के कितने तरीके हैं, 1। तो 1 + 2 3 को बनाने के भी सिंपल तरीके हैं, 1 ही होंगे। और तुम यहाँ से, क्योंकि एक के अगर जो एक सम है जैसे भी मेरा बन रहा है उसके पीछे ही तो आगे जोड़ रहा है 2, तो एक तरीका हो गया। तो 1 जी, मतलब अब तुम यहाँ से भी देख सकते हो 1 + 2 कितना है, 3। अब तक अगर तुम 3 और 4 को कंसीडर मत करो, 1 और 2 को कंसीडर कर रहे हो, तो 3 को बनाने का केवल एक ही तो तरीका है, 1 + 2। अब तुम्हें 3 पे, ठीक है, जब तुम 3 को कंसीडर करते हो तो 3 को तुम इस तरीके से देखो कि 3 जो है ना, अब वो क्या हो सकता है कि मेरा जो पिछला सम आ रहा था ना 3, उसके संग आके जुड़ जाए सिंपल। ठीक है, तो उस वाले केस में मेरा क्या बनेगा, 6 बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा 6। और 6 कितने तरीके से बन सकता है, केवल और केवल, एक सेकंड देना मेरे को। और 6 कितने तरीके से बन सकता है, अभी मैं केवल 3 तक कंसीडर कर रहा हूँ, तो 6 बन सकता है केवल एक तरीके से। और वो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, क्योंकि 3 हमारा अभी कितने वेज से बन सकता था, केवल एक तरीके से। तो यहाँ पे आ गया 6। और ऐसे भी देख सकते हो तुम 1 + 2 + 3 6। और कोई बनाने का तरीका दिख रहा है तुम्हें 3 तक, नहीं।
फिर तुम 3 को हो सकता है तुम 2 के संग जोड़ दो, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा उस वाले केस में 5। तो 5 को बनाने का भी कितने तरीके होंगे, केवल और केवल हमारे पास एक है कि नहीं, क्योंकि 2 को बनाने का एक तरीका है और 3 जो है वो 2 के संग जोड़ के कितना बन जाएगा 5। ठीक है, और तुम यहाँ पे भी देख सकते हो 3 + 2 5, और कोई दिख रहा है यहाँ पे 5 आने का तरीका नहीं। अब तुम देखते हो 4, तुम 4 को देख 3 जो है वो 4 तुम्हारा मतलब कैसे बनेगा, अगर 3 जो है तुम्हारा एक के संग जुड़ गया तो तुम्हारा कितना बन जाएगा 4। तो एक बनाने के कितने तरीके हैं, एक, तो 3 + 1 4 बनाने के कितने तरीके होंगे, एक, क्योंकि एक सम के आगे पीछे ही तो जुड़ेगा वो। और तुम एक बार मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ, 3 + 1 4, और कोई तरीका दिख रहा है नहीं, 3 तक अगर मैं देख रहा हूँ तो 4 को कंसीडर मत करो अभी, ये वाले को ऐसे ही कंसीडर करो। फिर तुम 3 को 0 के संग जोड़ते हो जो तुम्हारा आ रखा है, तो 3 को अगर तुम 0 के संग जोड़ते हो तो कितना आएगा सम 3। तो 3 मेरे को देखना है कि 0 बनाने के कितने तरीके हैं 1, तो मेरे पास 3 बनाने के एक नए तरीका, मतलब अगर मैं 3 को 0 के संग जोड़ दूं तो 3 को बनाने के कितने तरीके आ गए यहाँ पे 1, अगर मैं 3 को कंसीडर कर रहा हूँ। और 3 एक पहले से भी बन रहा था, कैसे बन रहा था 2 + 1 वाला। अब 3 जो है वो 0 के संग, मतलब अगर हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं तो उसके संग भी जोड़ के एक हमारा 3 बन रहा है। ठीक है, तो 0 के बेस थे 1 और 3 इसमें आके जुड़ गया, तो कितना बना सम हमारा 3। तो 3 को बनाने के अब मेरे पास एक नया तरीका आया और मैं उसको बस ऐड कर दूंगा इसमें, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, मतलब 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो इससे हमें क्या पता लगा, 0 1 2 3 4 5 6, 0 को बनाने का 1, 1 को बनाने का 1, 2 को बनाने का 1, 3 को बनाने के हमारे पास 2 आ चुके हैं, 4 को 1, 5 को 1, 6 को 1। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं 4 को। जो 4 है ना वो 6 के संग जोड़ सकता है, मतलब 6 जो सम आया था मेरा अभी, तो उसमें आके 10 आ जाएगा, उसके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे कितने हमारे पास 1। 4 5 के वाले सम के संग जोड़ सकता है, उसके नंबर ऑफ वेज भी कितने हो जाएंगे 1। 4 जो है 4 के संग जोड़ सकता है, उस वाले केस में सम 8 आएगा, उसके नंबर ऑफ वेज होंगे 1। 4 3 के संग जोड़ सकता है तो 7 आएगा, तो 7 के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास 2, क्योंकि 2 हमारे पास थे और 3 को बनाने के तरीके उनके पीछे 4 जुड़ जाएगा तो 2। तो 3 को बनाने के जितने भी वेस्ट है उनमें बस 4 4 ही तो आगे जुड़ेगा, तो वेस्ट तो उतने ही रहेंगे। फिर तुम्हारा 4 जो है वो 2 के संग आ सकता है, तो उसके नंबर ऑफ वेस्ट कितने हो जाएंगे तुम्हारे 1 ऐड हो जाएंगे, और 6 तुम्हारे पास पहले से 1 था, तो मतलब एक 1 जो है इसमें और ऐड कर दो तो 2। ठीक है, और 4 तुम्हारा 1 के संग आके जोड़ सकता है, तो उस वाले केस में तुम्हारा क्या बनेगा 5। तो एक के मतलब एक को बनाने के नंबर ऑफ वेज कितने थे, एक ही थे, तो बस उसको सीधा 4 + 1 5 हो जाएगा, तो उसको यहाँ पे जोड़ दो। 1 + 1 कितने हो जाएंगे 2, क्योंकि एक ही तो वे रहेगा यहाँ पे भी 5 बनाने का, और एक पहले से था तो ये जोड़ के 2 हो गए। और तुम्हारा 0 के संग जोड़ सकता है, उस वाले केस में क्या होगा तुम्हारा सम मतलब पहले जो सम था वो 0 बन रहा था और तुम 4 आके जोड़ देते हो उसमें, तो तुम्हारा एक नया 4 बनने का तरीका बन गया, राइट। ये एक ही बनेगा क्योंकि ये 0 बनाने के तरीके भी कितने हैं 1, तुम इसमें एक और जोड़ दो तो 1, मतलब 1 + 1 2 हो गए। उसको लिख लेते हैं 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तुम इसको देख भी लो, ये हमने जो लिखा है वो चीज़ सही है कि नहीं है। ठीक है, 0 बनाने के तरीके कितने हैं 1 ही है, कुछ मत उठाओ। 1 को उठाने बनाने के कितने तरीके हैं, एक ही है, हम देख सकते हैं एक उठा लो। 2 को बनाने का कितना तरीका है, एक ही है, केवल 2 उठाओ। 3 को बनाने का तरीका कितना है, केवल 1 उठाओ 3। ठीक है, एक ही तरीका, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, एक तरीका ये हो गया केवल 3 उठाओ, 1 2 और 1 को उठा लो, उससे भी 3 आ जाएगा। 4 को बनाने के हमारे पास कितने तरीके आ रहे हैं 2, एक 4 अकेला उठाओ, या फिर तुम क्या कर सकते हो 3 और 1 इन दोनों को मिला के बना लो, तो यहाँ पे आ गया 4 को बनाने के तरीके 2। 5 को बनाने का क्या तरीका है, 3 + 2 उठाओ या 4 और 1 उठाओ, तो उसके भी 2 तरीके आ गए। तो तुम ऐसे ही सबके देख सकते हो कि हमने सबके तरीके इस वाले वे से निकाल लिए कि सबके कितने नंबर ऑफ वेज आ सकते हैं बनाने के सम। ठीक है, तो बस क्वेश्चन में बस इतना ही था और कुछ भी नहीं था। तुम सबके वेज निकालो कि कितने वेज से तुम सारे के सारे मतलब ये नंबर्स बना सकते हो, क्या क्या सम बना सकते हो और सम को बनाने के क्या क्या वेज थे, और बस एंड में L2R के लिए कंप्यूट कर लो। इसका जो सम है वो 2 × 10⁴ से ज़्यादा नहीं दे जा सकता, ये हमें दे रखा है कंस्ट्रेंट्स में। और
बस, और जो तुम्हारे एलिमेंट्स हैं वो भी ऑब्वियसली 2 × 10⁴ से ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। तो इसमें बस O ऑफ n² अप्रोच लगनी थी। अब मैं कोड दिखा देता हूँ इसका कि कोड क्या है इसका कोड कुछ इस तरीके है कि यहाँ पे मैंने h में क्या है कि सबकी फ्रिक्वेंसी काउंट कर ली कि कितनी फ्रिक्वेंसीज हैं सबकी, और ये मैंने नंबर ऑफ़ वेज हर एक सम का मैं नंबर ऑफ़ वे कैलकुलेट कर रहा हूँ बस डीपी में। यहाँ पे h में फ्रिक्वेंसी है और डीपी में नंबर ऑफ़ वेज है हर एक नंबर का, ठीक है। अब एक सिंपल सी बात है, मैं हर एक एलिमेंट पे गया, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं हर एक एलिमेंट पे जाता हूँ और उसकी फ्रिक्वेंसी h में काउंट कर लेता हूँ। तो मैंने h में बेसिकली फ्रिक्वेंसी सबकी काउंट कर ली। तो तुम्हारे पास जीरो बनाने के कितने तरीके हैं, हो सकता है तुम्हारे पास 5 जीरोज आ रहे हो, तो तुम क्या कर सकते हो, या तो 1 जीरो उठाओगे, या 2 जीरो उठाओगे, या 3 उठाओगे, या 4 उठाओगे, या 5 उठाओगे, या कोई भी नहीं उठाओगे तो भी जीरो ही आएगा सब। तो h ऑफ 0 + 1। तो जीरो बनाने के इतने तरीके हैं, ये केवल एक स्पेशल केस है। नहीं तो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज में आंसर में कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम गए बिल्कुल एंड से, मतलब हमने स्टार्ट किया बिल्कुल 2 × 10⁴ से, और मैंने चेक किया कि अगर मेरा h ऑफ i मतलब मेरी फ्रिक्वेंसी एग्जिस्ट करती होगी, अगर मैं एग्जिस्ट करता हूँगा मेरा वाला एलिमेंट जो है इस वाली एरे में, तो मेरे पास क्या तरीके हो सकते हैं कि मैं नए सम देखता हूँ कि मेरे नए नए सम क्या बन सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि फॉर int j = 0, यहाँ पे मैंने मतलब j = 2 × 10⁴ और j <= 0, j माइनस मैं पिछले अपने जितने भी डीपी में सम आ रखे थे ना, मतलब मेरे जितने भी डीपी में हर एक वैल्यू के नंबर ऑफ वेज आ रखे थे, तो मैंने चेक किया कि सबसे पहले जो है ना मेरी इफ़ डीपी ऑफ j, इसका मतलब क्या है कि j को बनाने के भी तो तरीके होने चाहिए। अगर j एग्जिस्ट ही नहीं करता तो तुम कुछ भी तरीके से नहीं बना सकते हो ना, मतलब उस वाले केस में तुम उसमें जोड़ के क्या करोगे, मतलब समझ रहे हो। जैसे कि अगर तुम 5 ऐड करना चाह रहे हो और j 4 है और 4 पे तुम्हारी वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब 4 बनाने का कोई तरीका ही नहीं है, तो तुम 5 उसमें ऐड कैसे ही करोगे, बस वो वाली कंडीशन है ये। और फिर मेरी फ्रिक्वेंसी कितनी भी हो सकती है h i तक, तो मैं हर एक वैल्यू पे गया, मैंने फ्रिक्वेंसी चेक करी उसकी कि कितनी फ्रिक्वेंसी है, मतलब कि या तो मैं एक एलिमेंट उठाऊंगा, या तो मैं 2 उठाऊंगा, या मैं 3 उठाऊंगा, या मैं 4 या 5। तो तुम जितने भी उठाते हो, ठीक है, एलिमेंट h i में से, मतलब h i की फ्रिक्वेंसी, मतलब सोचो i की फ्रिक्वेंसी 5 है, तो तुम 1 उठा सकते हो, या 2 उठा सकते हो, या 3 उठा सकते हो, या 4 या 5। और तुम किस में ऐड कर रहे हो, j क्या शो कर रहा है तुम्हारा, जो कि अब तक जो है ना मेरी डीपी में वैल्यूज़ आ चुकी हैं उनको शो कर रहा है। तो मैं जितनी भी डीपी में वेज आए हैं ना, मतलब बेसिकली ऐसे समझो कि डीपी ऑफ जे क्या है कि हर एक वैल्यू पे बता रहे हैं कि नंबर ऑफ वेज कितने बन चुके हैं, ठीक है। तो अगर तुम कुछ भी 5 ऐड करते हो तो तुम k टाइम्स ऐड कर रहे हो, मतलब अगर तुम 1 उठा रहे हो तो तुम 5 सिंपल ऐड कर रहे हो, तुम 2 टाइम उठा रहे हो तो तुम 10 ऐड कर रहे हो, तो j + ki, तो जो समझो 4 पे जो वैल्यू थी अब वो उठ के 4 + 5 9 होगी, 4 + 10 14 होगी। तो बस ये वही बता रहा है j + ki की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसमें तुम प्लस कर दोगे क्या, डीपी ऑफ j को। डीपी ऑफ j क्यों हमने प्लस किया, क्योंकि j वाली जितने तरीके से बन रहे थे तुम उसको ऐड कर रहे होगे ना बेसिकली एट द एंड, तभी तो j + ki को अगर तुम्हें बनाना है तो तुम j में ki को ही तो ऐड कर रहे होगे, और k क्या है, i तुम जो एलिमेंट कंसीडर कर रहे हो, k नंबर ऑफ टाइम्स जो है, ठीक है। तुम बस ये सम करते जाओगे और तुम्हें L2R का एंड में सम निकालना है, और बस इसका मॉड लेते चलना, क्योंकि इसमें बोला गया है कि मॉड 10⁻9 + 7 का बताना है, और एंड में रिटर्न आंसर L2R का सम निकाल के, तो ये हो जाएगा पास। अब जो मैं बोल रहा था ये क्वेश्चन मेरे को बेकार इस चक्कर में लगा था क्योंकि मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो चुका था इस वाली चीज़ की वजह से। अगर तुम सिंपली एक काम करो, इसको वेक्टर ले लो, ठीक है, इंट के बजाय, मतलब एरे के बजाय, और सबमिट करो, तो ये तुमको दे देगा TLE देना चाहिए, तब मेरे को TLE दे रहा था बिल्कुल। और तुम इसको सिंपल क्या काम करो कि तुम सिंपल इसको एरे की तरीके से पास करो और ये हो जाएगा तुम्हारा पास। तो यही बस इसी वजह से क्वेश्चन मेरे को अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मैं ये यूज़ कर रहा था NDP int h और मेरा फेल हुए जा रहा था सॉल्यूशन। सो या दैट्स इट, ओके देन, बाय बाय।